नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अन्वेष टीवी पर। अल्काट्राज जेल एक ऐसी जेल जो समुद्र के बीचों बीच थी, जिसके ऊपर हॉलीवुड ने कई सारी मूवीज बनाई है, कई सारे सीरीज बनाई है। क्या था इस जेल की खास बात? क्यों यहाँ से कोई भाग नहीं पाता था? 36 बार इस जेल को तोड़ के भागने की कोशिश हुई, जिसमें से 23 बार लोगों को पकड़ा गया, 6 को गोली मार दी गई और कहते हैं कि 2 लोग उसी नदी में डूब गए। लेकिन यहां से कुछ लोग भागे थे। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की सबसे कठिन जगह पे ये जेल थी, ऐसी जगह पे कि अगर आदमी भागना भी चाहे और जेल तोड़ के निकल भी जाए तो उसे तकरीबन 2 किलोमीटर तैर के जाना पड़ता था नज़दीकी ज़मीन के लिए। और ये तभी मुमकिन था जब वहाँ पे जेल के जो गार्ड थे वो ना हो। तो ऐसा क्या था इस जेल में कि यहाँ पे अमेरिका के सबसे खूंखार रेपिस्ट, गैंग मेंबर, गॉडफादर और माफियाओं को रखा जाता था। मेरा नाम है अनिमेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अन्वेष टीवी पर। आज की कहानी हम बताने वाले हैं दुनिया के सबसे मजबूत और सुरक्षित जेल की, जहां से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन कैसे इस जेल से 4 लोग जाते हैं, इसकी ये कहानी है। अल्काट्राज सैन फ्रांसिस्को से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक अल्काट्राज आइलैंड है, और इस आइलैंड और सैन फ्रांसिस्को की ज़मीन के बीच में 2 किलोमीटर का फासला है। और ये फासला ऐसा है कि इसको बिना बोट के या बिना किसी शिप के कवर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे खूंखार शार्कें और गार्ड हमेशा चौकन्ने रहते हैं। तो ये जो जेल है ये रॉक पे है, एक चट्टान पे है, तो कई बार इसको द रॉक जेल भी बोला जाता है। इस जेल में अमेरिका के सबसे खूंखार और जो कहते हैं बदमाश, माफिया, गॉडफादर, ड्रग डीलर, रेपिस्ट और गैंग मेंबर्स को रखा गया था। इसमें सबसे पहला नाम आता है पब्लिक एनिमी 1, यानी अमेरिका के सबसे खतरनाक गैंग के लीडर का, जिनके ऊपर कई सारी मूवीज बनी है। आपको अल पचीनो की स्कारफेस तो याद ही होगी, तो ये कहानी उसी व्यक्ति पे बनी है। इनका नाम था अल कपोन, जिनको स्कारफेस भी बोला जाता था। इन्होंने एक बार बीच सभा में नॉर्मल डे लाइट में तकरीबन 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और इनका खौफ इतना था कि जिस जगह ये जाते थे वहाँ लोग बिना बताए ही इनको वसूली और पैसा दे देते थे। दूसरा नाम है रेमंड जॉनसन। हार्लेन नाम की एक जगह है अमेरिका में, वहाँ के ये गॉडफादर थे और इनका नाम था बम्पी। ये इतने खूंखार थे कि लोग इनको देखते ही रास्ता बदल दिया करते थे। कई सारे मर्डर, फिरौती, किडनैपिंग, ऐसे ही अनेकों केस इनके ऊपर दर्ज थे। और तीसरा नाम एल्विन फ्रांसिस। क्रीपी कॉर्पस नाम से मशहूर ये गैंग लीडर इतना खतरनाक था कि FBI के डायरेक्टर की इससे डायरेक्ट खुन्नस थी। इसने तकरीबन 20 लोगों से ज्यादा को मौत के घाट उतारा था। इसके चलते हुए FBI के डायरेक्टर ने अपनी पूरी जान लगा दी, और जब ये पकड़ाया तो कोर्ट ने इसको 26 साल की कैदे बामुशक्कत अल्काट्राज जेल में दी, जहां से भाग पाना नामुमकिन था। 1910 के पहले ये एक जेल थी जहां पे बहुत कम लोगों को रखा जाता था। 1910 में इसको मिलिट्री जेल बनाया गया, जहां पे सैनिक जो कि पकड़े जाते थे, जो गलत कामों में रहते थे, उनको किया जाता था यहाँ पे जेल के पीछे बंद। 36 बार इस जेल को तोड़ने की कोशिश हुई, 23 लोग पकड़े गए, 6 लोगों को गोलियों से मार दिया गया, 2 लोग पानी में डूब गए और 5 लोगों की गायब होने की रिपोर्ट है। अब इसमें से कितने जिंदा थे, कितने मर चुके हैं, इसके बारे में आज तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई। 1960 में आता है। 1910 जब ये मिलिट्री जेल हुआ करता था, उसके बाद इसको सिविलियन के लिए जेल बना दिया गया। 1960 में फ्रैंक मॉरिस नाम का एक कैदी यहाँ आता है। ये कैदी दूसरों से अलग था, अलग इस मामले में क्योंकि इसका IQ टॉप 2% में आता था। लेकिन इसने अपनी बुद्धि का जो इस्तेमाल किया था वो बैंक रॉबरी में किया था। ये चाहता तो साइंटिस्ट बन सकता था, डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता था, लेकिन नहीं, इन्होंने बैंक रॉबरी को चुना। उसी जेल में इनकी मुलाकात होती है जॉनी एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिंग से। नाम सुनते ही आपको ये समझ में आएगा कि ये दोनों तकरीबन जुड़वा भाई थे। और इन दोनों की एक खासियत थी कि ये तैराकी में बहुत निपुण थे। इनको स्विमिंग बहुत अच्छी तरीके से आती थी। ये इतने तेज थे स्विमिंग में कि बर्फ के नीचे ठंडे पानी में भी ये कई किलोमीटर तक तैर सकते थे। अब इस बात को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस बात का रेलेवेंस है।
तीसरा कैदी जो फ्रैंक मॉरिस से मिलता है उसका नाम था एलन वेस्ट। एलन वेस्ट नॉर्मल चोर था जो कभी दुकानों में चोरी किया करता था, कभी गाड़ी चुराया करता था और एक मामूली सा चोर था। लेकिन उसके अंदर एक लगन की बात थी, वो अपना काम बड़ी निपुणता से करता था। इसलिए फ्रैंक मॉरिस ने सोचा कि अगर मुझे इस जेल से भागना है, अल्काट्राज़ जेल से, तो मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। दिसंबर 1961 में जेल से भागने की प्लानिंग होती है। सबसे पहली बार जब प्लानिंग होती है तो उसका एग्जीक्यूशन के लिए कई चीज़ें चाहिए होती हैं, लोगों की टीम चाहिए होती है, प्लानिंग होता है, कुछ सामान चाहिए होता है, और कैसे वो प्लान एग्जीक्यूट होगा उसको कई बार ड्रिल भी करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये था कि अब अगर ये लोग निकल भी जाते उस जेल से तो 2 किलोमीटर जो पानी का रास्ता है वो कैसे तय करते, क्योंकि गार्ड हमेशा 24 घंटे पानी पे नजर रखते थे। तो इनका मानना था कि पहले जेल से ही निकलेंगे। जेल की सलाखों को काटने का भी आइडिया इनके मन में आया, लेकिन वो भी नामुमकिन था क्योंकि गार्ड हमेशा चौकन्ने रहते थे। किसी तरीके अगर ये जेल की सलाखों को काट के बाहर भी निकलते, गैलरी में गार्ड इनको मिल जाते, वहां से भी अगर ये निकलते, तब इनके पास फाइनली कहीं बाहर निकलने का चांस था। तो ये अपनी जब रेकी कर रहे थे, जब उसके बारे में पढ़ रहे थे, देख रहे थे चीजें, तो इन्होंने ध्यान दिया कि एक वेंटिलेटर आउटलेट है और वहां पे एक पतली सी जाली है। इनके दिमाग में आया कि किसी तरीके से अगर ये सलाखों से निकल के गैलरी से बचते हुए इस वेंटिलेटर की जाली पे पहुंच जाए तो ये जेल के बाहर निकल सकते हैं और एक रास्ता है। उसके बाद देखा जाएगा कि पानी का सफर कैसे तय करते हैं। जब ये लोग अपनी एनालिसिस कर रहे थे तो उसी बीच में मॉरिस ने एक प्लान बनाया। उन्होंने देखा कि उनके जेल की दीवार के बगल में एक सिंक है और सिंक का रास्ता बाहर होके गैलरी में डायरेक्ट जाता है। इस तरीके से वो जो जेल को काट के आगे बढ़ने वाली बात थी, अपनी सलाखों को आगे काट के बढ़ने वाली बात थी, उसका रास्ता इनको मिल जाता है। ये धीरे धीरे अपने तीनों दोस्तों के साथ उसी जेल की दीवार में सिंक के रास्ते से जगह बनाने लगे। ये काम ये लोग रात में करते थे। रात में जेल में मधुर म्यूजिक बजता था ताकि लोग सो सके और एक शांति का माहौल रहता था। उस म्यूजिक की आड़ में ये लोग वहां खुदाई करने लगे। चम्मच, कांटे, छुरी, जो भी इनको मिलता था उससे ये खुदाई करते रहते थे। तकरीबन 6 महीने खुदाई के बाद इन्होंने एक सुरंग बनाई, एक टनल बनाई, और उस टनल को जो वॉल्स थी, टनल की वॉल्स थी, वो कोलैप्स न कर जाए इसलिए उसमें कभी कभी सीमेंट लगाते थे। अब जेलों में क्या होता है कि कैदियों को केवल नॉर्मल बंद नहीं रखा जाता है, उनको अलग अलग वर्कशॉप दी जाती है। कोई बढ़ई का काम करता है, कोई ईंटे का काम करता है, कोई बाबा का काम करता है, कोई पुजारी का काम करता है। तो ये लोग जो थे, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम किया करते थे। अब इनके दिमाग में एक चीज़ आई कि अब चलो अगर हम बाहर निकल भी गए तो हमको समुद्र का जो रास्ता है वो तय करना है। उसको तय करने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया कि ये एक बोट बनाएंगे। बोट बनाने के लिए इन्होंने लकड़ी और रेनकोट के कपड़े का जुगाड़ किया। अब उस बोट को कैसे बनाएंगे ये किसी को नहीं पता था। तब मॉरिस ने एक बड़ी पॉपुलर मैगजीन पढ़ी जिसका नाम था पॉपुलर मैकेनिक्स। उसमें बोट बनाने की विधि दी थी, और जब उन्होंने वो पढ़ा तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने उसी प्रोसेस को फॉलो किया, प्लान को फॉलो किया, और धीरे धीरे करके तकरीबन 4 महीनों ने इन्होंने एक छोटी नाव बनाई जिसमें 4 लोग आराम से बैठ के जा सकते थे। उस नाव में एक दिक्कत थी कि उसमें हवा भरनी होती। तो इन्होंने प्लान किया कि कैसे जब ये बाहर निकलेंगे वेंटिलेटर के रास्ते के थ्रू तो उस नाव में हवा भरेंगे। उसके लिए इन्होंने दिमाग लगाया और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्र की इन्होंने चोरी की और उसको एक एयर पंपिंग मशीन की तरह कन्वर्ट कर दिया। अब दिन आता है निकलने का। 1962 11 जून, ये वो रात थी जब तीनों लोगों ने, यानी इंग्लैंड भाइयों ने, वेस्ट ने और फ्रांसिस मॉरिस ने ये प्लान बनाया था कि उस जगह को छोड़ के निकल जाएंगे। रात का समय होता है। सबके मन में ये सवाल होगा कि ये लोग निकले और किसी को पता क्यों नहीं चला। इसका जवाब ये है कि इन्होंने पुतले नुमा आकृति बना के रखी थी और जो वहाँ के जेल के जो कैदी थे उनके कटे बालों को उनके सर पे लगा दिया था ताकि लगे कि यहाँ पे ये लोग सोए हुए हैं। ये उसी सिंक के रास्ते से जो इन्होंने सुरंग बनाई थी धीरे धीरे करके आगे पहुंचते हैं। पर हैरानी की बात ये थी कि जॉनी एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन और फ्रांसिस मॉरिस जो थे, फ्रैंक मॉरिस, ये तीनों तो निकल जाते हैं उस सिंक के रास्ते से, लेकिन ये जो चौथा व्यक्ति था एलन वेस्ट, ये बेचारा उसी में फंस जाता है।
क्योंकि सीमेंट जो इन्होंने लगाया था ताकि सुरंग के अंदर की दीवारें कोलैप्स ना करे, वो बड़ा सख्त हो गया था। एलन वेस्ट उसी में फंस जाता है, लेकिन समय के हिसाब से इन लोगों को 10 मिनट का समय था, उसी में निकलना था। तो ये डिसाइड करते हैं कि ये फ्रैंक और दोनों इंग्लैंड बंधु वहाँ से निकल जाएंगे, और जो एलन वेस्ट है वो फंस गया था, तो वो वापस अपने सेल में चला जाता है और सो जाता है। उसके पास और कोई चारा नहीं था, और उसने एक बड़ा दिल दिखाया कि अगर वो शोर करता या करता तो उसके दोस्त नहीं निकल पाते। तो उसने अपनी फेथ को एक्सेप्ट किया और वो वापस चला गया। अब ये लोग वहाँ निकलते हैं, 10 बजे रात में ये लोग निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद इन्होंने जो बोट बनाई थी, ये बोट पे जाते हैं। वहाँ वही हारमोनियम नुमा जो वाद्य यंत्र था, उससे इन्होंने हवा भरी और गायब हो गए। अब अगले दिन क्या हुआ, ये दिलचस्प बात है। अगले दिन जब सवेरे नंबरिंग होती है, जितने कैदी होते हैं उनकी काउंटिंग होती है, तो जो वार्डन था वो आता है, काउंटिंग करता है, तो इन तीनों का नाम बुलाता है। इन तीनों का नाम बुलाने पे ये लोग सामने नहीं आते। इस पे जो काउंटिंग मैनेजर रहता है वो बहुत गुस्से में आता है, ऊपर जाता है तो ये लोग देखता है कि लेटे हुए हैं, एक डंडा इनके सर पे मारता है। जब सर पे मारने पे भी वो मूवमेंट नहीं होता है, तो वो चादर हटाता है। चादर हटाते ही उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ एक पुतले थे। ये बात धीरे धीरे अल्काट्रॉज जेल में फैल जाती है। वार्डन पे कार्रवाई की भी बात होती है, वहाँ के जो एसोसिएट जो जेलर थे और बाकी चीज़ों पे भी कार्रवाई की बात होती है। कुछ दिन बाद FBI भी इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि कहा जाता है अल्काट्रॉज जेल जो थी वो दुनिया की सबसे सुरक्षित और सिक्योर जेल थी। वहाँ से लोगों का भागना मतलब अमेरिकन सरकार के ऊपर संदेह उत्पत्ति करता था। तो जब वहाँ से लोग निकले, कई सालों तक FBI ने तकरीबन 16 सालों तक इसकी फाइल रीओपन की, अपने केसेस को आगे बढ़ाया, लेकिन किसी को कोई कामयाबी नहीं मिली। सन 2001 में नेशनल ज्योग्राफी ने एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री इसी सब्जेक्ट पे बनाई थी और बताया था कि पास के आइलैंड पे एंग्लिन भाइयों को देखा गया था। वहाँ पे एक नाव भी मिली थी और पद चिन्ह भी मिले थे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आज तक साबित नहीं हो पाया। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि एंग्लिन भाइयों के जब पिताजी की मृत्यु हुई तो 2 व्यक्ति आए थे उनकी मृत्यु के फ्यूनरल पे, और दोनों की दाढ़ी बड़ी थी। वो ताबूत के पास खड़े रहते हैं, रोते हैं और चले जाते हैं। और फ्रैंक मॉरिस का क्या हुआ, ये रहस्य आज तक बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के सबसे सुरक्षित जेल की, अल्काट्रॉज जेल, जो कि अल्काट्रॉज आइलैंड पे है और सैन फ्रांसिस आइलैंड से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, और जो समुद्र बीच में पड़ता है वहाँ शार्क है। ये है, इन सभी चीज़ों को चकमा देते हुए भी एंग्लिंग भाई और फ्रैंक मॉरिस वहाँ से कैसे निकले, ये आज तक एक रहस्य का विषय बना हुआ है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं अगली कहानी के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।